नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सावन का आज दूसरा सोमवार है, वहीं शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर हर महादेव के जय घोष से शिव मंदिर गूंज उठे हैं। भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं कांवड़िए शिवालय पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच श्रद्धा का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देवभूमि उत्तराखंड में सुबह से ही भक्तों का तांता उमड़ा हुआ है। भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कांवड़िए शिवालय पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में सुबह से ही मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता उमड़ पड़ा है। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें इस दौरान देखने को मिल रही हैं। कांवड़िए शिवालय पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। पावन सावन सोमवार, महादेव की भक्ति, सावन की शक्ति, भोले के दरबार में आस्था अपार। सावन आया, शिवमय हुआ संसार। हर बूंद में महादेव, हर मन में श्रद्धा। शिव नाम की गूंज, भक्तों का हुजूम। भोले की नगरी, भक्तों की डगर। आस्था का सबसे पावन सोमवार, शिव भक्ति का महासंगम। बेलपत्र, गंगा जल और भोले का श्रृंगार। बारिश भी नहीं रोक सकी शिव भक्ति। शिवालयों में भक्ति का महाकुंभ। श्रद्धा, विश्वास और शिव का आशीर्वाद। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें, सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मंदिरों में इस दौरान लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और हरिद्वार से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में महादेव की नगरी हरिद्वार में किस तरह का उत्साह, किस तरह का माहौल भक्तों के बीच देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया बीते कुछ समय में बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार का रुख कर रहे हैं और आज किस तरह का माहौल हरिद्वार में देखा जा रहा है। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। आपको बता दें, भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और ऐसे में मंदिरों में भी तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। शिव आराधना का महापर्व और ऐसे में सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में उमड़ पड़ा है। भक्त बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं। दूध, दही, शहद, गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक इस दौरान किया जा रहा है। भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और तमाम अनुष्ठान इस दौरान मंदिरों में किए जा रहे हैं और भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों में इस दौरान तमाम व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई हैं और सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर हर महादेव के जयकारों से शिव मंदिर गूंज उठे हैं। हरिद्वार से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सावन के दूसरे सोमवार का ये मौका है, किस तरह का माहौल हरिद्वार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते कुछ समय से बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह का माहौल हरिद्वार में? बिल्कुल अमन, आपको हम बता दें, जब आस्था अपने शिखर पर होती है तो वही तस्वीरें सामने आती है जो इस वक्त हरिद्वार में देखने को मिल रही है। भगवान सिंह की ससुराल जंक्शन में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। प्राचीन मंदिर, दत्त मंदिर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहाँ पर आज सावन का दूसरा जो सोमवार है, उस सोमवार पर यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है
तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में शिव भक्तों की मौजूदगी है और भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और इसके साथ साथ अपने लिए भगवान से मनोकामना भी मांग रहे हैं। और निश्चित रूप से आज जिस तरीके से लगातार हरिद्वार में सावन पर शिव भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, 3,80,00,000 से ज्यादा शिव भक्त इस वक्त हरिद्वार में पहुंच चुके हैं और अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जलाभिषेक का कल दिन रहेगा, कल और एक बड़ी चुनौती हरिद्वार पुलिस के सामने होगी, लेकिन फिलहाल आइए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ शिव भक्त हैं हमारे साथ, आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगातार जो है शिव भक्तों का जो आगमन है वो यहाँ पर हो रहा है और निश्चित रूप से तमाम जो हरिद्वार के जो लोग हैं, अभी स्थानीय लोगों का भी आना यहाँ पर शुरू हो गया है। जलाभिषेक लगातार यहाँ पर हो रहा है। आपको तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। मैम कहाँ से आई हैं आप? सादरा से आई हैं हम। तो सादरा से आप आई हैं, जल ले लिया है आपने? कितना जल लिया है? तो कब शारदा जाएंगी आप? शारदा कब जाएंगी? तो ये बिल्कुल अमन, आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लोगों की श्रद्धालु हैं, भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर की एक बार आपको तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मंदिर के परिसर में यहाँ पर भारी जो है तादाद में संख्या में लोग मौजूद है और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से लोग जलाभिषेक करने के बाद यहाँ से लौट रहे हैं धीरे धीरे। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, प्राचीन ये शक्तिशाली मंदिर से इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी के दर्शकों के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जलाभिषेक करते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। जी अमन। और साथ ही हर्ष आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते नजर आ रहे हैं और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं किस तरह की प्रशासन की ओर से की गई हैं कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि 11 तारीख का वो दिन होगा जब कांवड़िए भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए नजर आएंगे। आज भी बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कांवड़ियों द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं, क्या कुछ मुस्तैदी फिलहाल हरिद्वार में देखी जा रही? जी बिल्कुल, देखिए अमन, लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहा है। और हरिद्वार के एसएसपी नवदीप सिंह भुल्लर की बात करें या जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रशासन है वो लगातार अलर्ट है। तमाम जो अगर आप बात की जाए, रात तक भी यहाँ पर निरीक्षण चल रहा है, व्यवस्थाओं का लगातार जायजा लिया जा रहा है। वहीं अगर हम कल की बात की जाए तो कल हरिद्वार के जो एसएसपी है नवनीत सिंह भुल्लर वो स्वयं मोटरसाइकिल पर यहाँ पर स्थिति का जायजा लेने के लिए निकल गए थे, क्योंकि हरिद्वार में तादाद इतनी है श्रद्धालुओं की कि गाड़ी यहाँ पर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। भारी संख्या में लोगों की यहाँ पर जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम जो राज्य है, हरियाणा की बात की जाए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की अगर बात की जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर खासकर बात की जाए, यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी यहाँ पर तादाद में यहाँ पर संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो उसको भी देखते हुए कल हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर अपने जो प्रोटोकॉल है उसको यहाँ पर छोड़कर वो बाइक से ही यहाँ पर जायजा स्थिति का लेने के लिए निकल गए थे। तो निश्चित रूप से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और मंदिर में यहाँ पर अगर बात की जाए, मंदिर में भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है, कंकलता भगवान शिव की ससुराल का ये मंदिर है। तो इस मंदिर की सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है और इसके साथ साथ तमाम जो प्रशासन है वो यहाँ पर लगातार अलर्ट नजर आ रहा है। और इसके ही साथ कल जिस तरीके से लगातार जलाभिषेक होगा उसको लेकर आज कहीं ना कहीं हरिद्वार प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि कल की अगर बात की जाए तो कल भी हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर लाखों की संख्या में सड़कों पर शिव भक्तों का आगमन हो रहा था। शिव भक्त सड़कों पर लाखों की संख्या में चल रहे थे। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज भी काफी संख्या में भारी भीड़ हरिद्वार में रहने वाली है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से आज भी यहाँ पर पैक नजर आएंगी। वहीं अगर कल की बात की जाए तो कल थोड़ा यहाँ पर हल्का जो है दबाव कम हो सकता है, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज बड़ी चुनौती हरिद्वार पुलिस प्रशासन के लिए रहने वाली है। बड़ी संख्या में यहाँ पर शिव भक्त पहुंचेंगे। अगर हम अभी तक बिल्कुल हर सुबह से ही शिव भक्तों का तांता मंदिरों में उमड़ा हुआ है, आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में नजर आ रही है।
उत्तराखंड के बागेश्वर में रक्षाबंधन से पहले महिलाएं और बच्चियां देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए हाथों से खास राखियां तैयार कर रही हैं, तो वहीं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल से चल रही कार्यशाला में स्कूली बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और पिछले करीब 5 वर्षों से यह अभियान जारी है। साथ ही तैयार राखियां सैनिकों को भेजी जाएंगी ताकि 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन सीमा पर जवानों तक बहनों का स्नेह और सम्मान पहुंच सके। ये रिपोर्ट देखिए। इस साल रक्षाबंधन से पहले भाई बहन के रिश्ते का एक नया अर्थ सामने आया है। जी हां, उत्तराखंड के बागेश्वर में महिलाएं और बच्चियां देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए खास तौर पर हाथ से राखियां बना रहे हैं। ये पहल भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से दी जा रही मदद के कारण संभव हो पा रही है। कई वर्षों से लगातार भारतीय रेड क्रॉस समिति बागेश्वर ये कार्यक्रम चला रही है और रक्षाबंधन की निर्माण कार्यशाला हम हर वर्ष लगाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे सीमा पे हमारे जो जाबाज हम लोगों के सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, उनके लिए समर्पण का भाव हमारी बहनों की ओर से है, उनके लिए स्नेह है और उनको ये याद दिला रही है ये राखी कि हम लोग सब आपको उतना ही समर्पण से याद करते हैं और आप लोगों के साथ लगातार खड़े हैं। जिस प्रकार से आप हमारी सुरक्षा के लिए लगातार वहाँ डटे हुए हैं। हम लोग लगभग 5 सालों से हर साल हमारे सैनिक भाइयों के लिए अपने हाथों से राखियाँ बना रहे हैं। इस बार भी हम लोग सब मिल कर के हमने ये राखी मेकिंग आयोजन जो हमने आज किया है, इसमें हमारे ज़िले के बहुत जो विभिन्न स्कूलों से जो बच्चे आए हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ बना करके लाए भी हैं। हाथ से बनी राखियां सेना को भेजी जाएंगी ताकि 28 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों को बांटी जा सके। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बीजेपी की ओर से देहरादून में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी यात्रा में शामिल हुए और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पूरे प्रदेश में आज से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है। 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। तिरंगा यात्रा में बहुत बढ़ चढ़ के आसपास इस बात का प्रमाण है देश की 8 साल में देवभूमि उत्तराखंड के लोग कभी पीछे नहीं रहे और आज भी सबके दिलों में यही संकल्प है, देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की संरक्षा हम सदैव तत्पर रहेंगे और पूरे प्रदेश भर के अंदर लगातार 15 अगस्त तक लगातार ये अभियान हमारा चलेगा। जगह जगह इस प्रकार की तिरंगा यात्राएं निकलेंगी और राष्ट्रभक्ति का जो संकल्प है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की 14 से सरकार बनी है तब से देश को प्रेरित करना है। झंडा जो है ये हमारी आन बान शान है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हर साल 15 अगस्त से पहले ये कोशिश करी गई कि हर घर के ऊपर एक झंडा लहराए। आदमी को अभिमान हो कि इस देश का झंडा जो है हमारे घर के ऊपर हो और एक देशभक्ति की जो भावना है उसको कहीं न कहीं उजागर किया जा सके। आज आप देखिए एक ऐसा क्षेत्र हमारा जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट जहाँ पे पहले भारत का झंडा लोग लहराने से डरते थे, आज वहाँ पे तिरंगा यात्राएं निकल रही है। ये बदलाव हुआ है इस देश में और मैं समस्त देश की जनता को अग्रिम 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करूंगा कि इस अभियान के साथ जोड़िए। तिरंगा का जो यात्रा है इसमें देखिए आज तिरंगा यात्रा निकल रही है। निश्चित तौर पर तिरंगा जो है वो हजारों आज लोग यहाँ पर उठा के इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। नगर निगम का ये प्रांगण है अपना, एक ये पार्क नगर निगम का है, इसके यहीं से यात्रा निकल रही है। पूरा जो जनमानस है देहरादून का आज उमड़ के आ रहा है, आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में और हजारों यहाँ पर लोग यहाँ पर एकत्रित है। सब लोग तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं। तिरंगा निश्चित तौर पर तिरंगा हाथ में जब आदमी लेके चलता है तो एक भारतीयता का सबको एहसास होता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में पूर्व सैनिकों, यूकेडी और सामाजिक संगठनों से जुड़े कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामा, जिस पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और दूसरे दलों के लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही आज से जिला मुख्यालय स्तर पर ज्वाइनिंग कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।
सुनिए क्या कुछ कहा। बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज एक्स आर्मी के अनेकों जवान पार्टी को ज्वाइन करेंगे। यूकेटी के भी कुछ पदाधिकारी आज बीजेपी के अंदर सदस्यता ले रहे हैं। ये लगातार हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी और जैसा मैंने कहा कि अनेकों कार्यक्रमों हमारा ये भी एक कार्यक्रम है कि सभी लोगों को पार्टी में जो दूसरे दलों के लोग हैं उनको जोड़ने का कार्यक्रम ले रहे हैं। आज से जिला मुख्यालय में ज्वाइनिंग के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महान पर्वतारोही और अदम्य साहस के प्रतीक निर्मल पुरजा निम्सदाई की स्मृति में भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और इस दौरान कांग्रेस नेताओं और गोरखा समाज के लोगों ने उनके साहसिक अभियानों और उपलब्धियों को याद किया। साथ ही उनके संघर्षपूर्ण जीवन और प्रेरणादायी व्यक्तित्व पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि निर्मल पुरजा ने पर्वतारोहण की दुनिया में साहस और जुनून से अलग पहचान बनाई। हमारे लिए एक तो गर्व की बात है जो इन्होंने गोरखाओं का नाम बहुत रोशन किया और बहुत छोटी उम्र में इनका मतलब एवलांच के जब हुआ तो इनकी डेथ हो गई और 43 इयर्स बहुत छोटी उम्र है, लेकिन इन्होंने बहुत नाम बहुत कमाया। एक नेपाल के एक छोटे से परिवार में इन्होंने जन्म लिया और काफ़ी स्ट्रगल देखा इन्होंने अपनी लाइफ में। ये गोरखा रेजिमेंट में भी भर्ती हुए, उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की, वहाँ पर इनको एलीट फोर्स में रखा गया जो कि अपने आप में बहुत ही नाम है एलीट फोर्स का। उसके बाद इनका जो मन था वो पर्वत की तरफ ज़्यादा था कि इनको मतलब पहाड़ों में चढ़ना है, ये सारे उनको बड़ा शौक़ था इन चीज़ों का। तो फिर उन्होंने अपना जो जर्नी थी इसमें स्टार्ट की। आप यकीन नहीं करेंगे आप लोग कि जो 7.5 साल लगे 14 पीक्स को चढ़ने के लिए, तो इन्होंने उस रिकॉर्ड तोड़ा है 6.5 महीनों में। निम्सदाई के बारे में क्या बोलना, क्योंकि इनका तो हम भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। इनसे मैंने कुछ एक चीज़ सीखा है, जो ये कभी हार नहीं मानते थे, चैलेंज को एक्सेप्ट करना। तो कुछ मेरी जर्नी भी इसी टाइप की है और ऐसे इंसान को मैं हमेशा ही अपनी तरफ से सैल्यूट ही करती हूँ। तो आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा है, फिर भी इतिहास में एक नाम छोड़ के गए हैं, वो भी एक बहुत गर्व की बात होती है और हम सब नेपाली की तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। पहाड़ों की रानी मसूरी में जौनपुर की लोक संस्कृति के रंग देखने को मिले। अगला यमुना घाटी महिला विकास मंच की ओर से किताबघर स्थित गुरुद्वारा में तीज महोत्सव आयोजित किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची महिलाओं ने लोकगीत और नृत्य प्रस्तुत कर सांस्कृतिक महफिल सजाई। महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी उत्साह से हिस्सा लिया और इस दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की गई। वहीं आयोजकों ने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य जौनपुर की लोक संस्कृति, पहनावे और परंपराओं को सहेज कर नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली से उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। रैली में कांग्रेस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों और रणनीति के संकेत दिए। रैली को लेकर हमारे संवाददाता संजय प्रसाद ने उत्तराखंड कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत से खास बातचीत की। कांग्रेस ने रैली के जरिए चुनावी तैयारियों का संदेश दिया है। अब देखना होगा कि यह जोश कितना वोटों में बदलता है। ये बातचीत देखिए। 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने कांग्रेस आज हल्द्वानी में एकत्र हुई है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी की ऐतिहासिक मैदान से इस रैली का शुभारंभ करेंगे। अब क्या कुछ 2027 में होने जा रहा है और किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कुछ जानकारी के लिए कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है जनता। हाँ, नमस्कार जी। सर, 2027 बेहद अहम, क्योंकि 2 पंचवर्षीय आप लोग सत्ता से बाहर हैं, तो इस बार लग रहा है कि भरसक कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी सत्ता में आने की। हल्द्वानी के रामला मैदान से संगनाद कर रहे हैं। दोनों में देखिए, एक तरफ वो चंदा चोरी कर रहे हैं राम के मंदिर में, और एक तरफ लोकतंत्र को बचाने के लिए, उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंड के नौजवानों को, भविष्य को बचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संगनाद कर रहे हैं हल्द्वानी के रामला मैदान में। निश्चित रूप से ये बात सही है कि पिछले 10 वर्ष हमारे कांग्रेस के लिए और उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन इस बार उत्तराखंड के लिए और कांग्रेस के लिए ये मरने जीने का सवाल है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी। और इसलिए
सारे मतभेद भूलकर हम सब लोग इस समय कांग्रेस को सरकार, और उसके पीछे केवल कांग्रेस की सरकार लाने के पीछे मकसद केवल कांग्रेस सरकार में आए ये नहीं है। हम विधायक हो जाए, मंत्री हो जाए, कोई मुख्यमंत्री हो जाए, कोई दर्जाधारी हो जाए, ये मकसद नहीं। हम जानते हैं कि जो हालात आज उत्तराखंड की है, हंसा दनाई, बेलवंती चौहान, भाई राजेश रावत ने, भाई बेंजवाल ने, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए चाहे मंसूरी हो, चाहे श्रीनगर श्रीनगर टापू कांड हो, चाहे खटिमा हो, जिन लोगों ने इस उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, आज उनकी आत्मा रो रही होगी कि क्या इसके लिए हमने उत्तराखंड बनाया था? है क्या आज उत्तराखंड में? आज उत्तराखंड के जो हालात हो गए हैं, हमने इस देश को बहुत जनरल दिए, जनरल जोशी दिए, जनरल बिपिन रावत दिए, जनरल चौहान आज हमारे बीच में देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन ये इन्होंने क्या दिया है उत्तराखंड को और देश को? अग्निवीर योजना दे दी। तो इसलिए आज ये चुनाव हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, और इसलिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस बार सारे मतभेद भूलकर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आ जाए, हमें व्यक्तिगत रूप से कुछ मिले या ना मिले, व्यक्तिगत रूप से कुछ न मिले। बड़ा अहम इसमें हो जाता है कि क्या कांग्रेस इस बार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या किसी खास चेहरे के ऊपर, क्योंकि ये दोनों तरफ से ये बात कही जाती है कि चेहरा बड़ा अहम है। तो इस बार 2027 में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? देखिए, आपने देखा होगा जब किसी पार्टी की सरकार नहीं होती है तो सामान्यतः लोग, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है, और वे पार्टी नेतृत्व तय करता है कि कल विधायक जीत के आएंगे, पार्टी हाईकमान तय करेगा कि कौन हमारा विधानमंडल का नेता बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा रावत जी, एक आखिरी सवाल। उत्तराखंड युवाओं का प्रदेश है और बड़ी गहरी परिकल्पना के साथ में उत्तराखंड बनाया गया था। आज युवाओं की जो उत्तराखंड में स्थिति है, बेहद दयनीय स्थिति, पलायन को मजबूर है युवा, दूसरे राज्यों में होटल में काम करने को मजबूर है, या छुटपुट काम भी उत्तराखंड के युवाओं को नहीं मिल पा रहा है। स्वरोजगार के नाम पर केवल ढकोसले दिए जा रहे हैं, स्वरोजगार के नाम पर केवल बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बैनर जरूर हैं, लेकिन युवाओं के हाथ में रोजगार अभी तक नहीं है। देखिए, मैं आज बता रहा हूँ, भाजपा की खोखली नीति, जितने लाख करोड़ का ये कहते हैं कि पिछले इन्वेस्टर मीट के माध्यम से हमने उद्योग लगाए, और आप देखोगे तो जितना इन्होंने खर्च किया वो इन्वेस्टर मीट पर, विज्ञापनों पर, जितना पोस्टर दिल्ली में होल्डिंग पर खर्च किया, उतने उद्योग भी नहीं आए। अभी मैं देख रहा था, वो आटा चक्की वाले से किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि भाई तुमको भी औद्योगिक उसमें दिखा रखा कि 5 लाख का, कह ऐसा मुझे तो पता ही नहीं है। वो चक्की वाला, आटा चक्की वाला कह रहा मुझे तो पता ही नहीं। अब उसका नाम भी इन्वेस्टर, कि उसने भी इन्वेस्ट किया, मतलब उद्योग धंधे में। तो ज्यादातर मतलब ऐसा दुर्भाग्य। देखो, तिवारी जी के समय में यहाँ हल्द्वानी में, उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, कोटद्वार में इंडस्ट्री लगी, आज वो बंद होने के कगार पर है। ये थे उत्तराखंड के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, जिन्होंने बताया कि 2027 का रण जो है वो किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।